लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर, है ना। बेसिक क्वेश्चंस थे कॉम्प्लेक्स नंबर के। ठीक है, तो आज कुछ हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। इसमें स्पेशली आज हम लोग बात करेंगे रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और दूसरा लोकस। तो मेनली जो हमारा पार्ट है आज का वो है लोकस, कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में। ठीक है ना, कि जो मेरे ख्याल से ये तो सभी को पता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कॉम्प्लेक्स नंबर में, इक्वेशन ऑफ सर्कल कॉम्प्लेक्स नंबर में, इक्वेशन ऑफ इलिप्स या इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। मालूम है सभी को लाइन की इक्वेशन कॉम्प्लेक्स प्लेन में क्या होती है? इक्वेशन ऑफ लाइन इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलो जरा। mod of z minus z1 plus mod of z minus z1 plus mod of z minus z2 equal mod of z1 plus z2. ये तो इक्वेशन ऑफ लाइन तो नहीं है, लाइन सेगमेंट बनेगा। लाइन की इक्वेशन क्या होती है कॉम्प्लेक्स प्लेन में? इक्वेशन ऑफ द लाइन इन कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात करें तो क्या होता है? इक्वेशन होता है a z बार प्लस a बार z प्लस b इक्वल्स टू a। दैट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, यहां पर यदि हम बात करें तो a एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और b कोई भी एक रियल नंबर है। b जो होता है वो एक रियल नंबर है। दिस इज कॉल्ड एज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, यहाँ पर ये जरूरी है कि z और z बार के जो कोफिशिएंट्स हैं वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट होने चाहिए। मतलब कि z का जो कोफिशिएंट है और z बार का जो कोफिशिएंट है दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट होने चाहिए। ठीक है ना, जब ये दोनों कॉन्जुगेट बनेंगे तो एक्चुअली a z बार प्लस a बार z ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। तो पता है ना, z प्लस z बार किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब उसके कॉन्जुगेट में ऐड करते हैं तो क्या होता है? प्योरली रियल नंबर आता है। तो ये भी एक रियल नंबर है प्लस b, दो रियल नंबर का सम 0 बन जाता है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ऐसे ही यदि हम सर्कल की बात करें तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है बताओ? इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। बोलो जरा, कौन कौन से याद है इक्वेशन ऑफ सर्कल? z1 square plus z2 square. सबसे पहली जो इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ सर्कल वो क्या होती है? z माइनस जेड नॉट इसका मॉडुलस कांस्टेंट होना चाहिए। तो mod z minus z naught is equals to r will represent the equation of a circle in complex plane जिसका कि सेंटर कितना है? 0,0 z naught और इसका रेडियस कितना आ रहा है? r के बराबर। ठीक है ना, जब इसकी स्क्वायरिंग करके जब इसको ओपन करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ जो सर्कल आता है इसको हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, z बार प्लस a z बार प्लस a बार z प्लस b इक्वल्स टू 0। इक्वेशन ऑफ सर्कल में और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में बस फर्क किसका है? z बार का। बाकी आप देखोगे पूरा एक्सप्रेशन वही सेम है। तो यदि z बार का कोई एक टर्म यहां लिखा हुआ है तो मतलब ये क्या बन जाएगा? इक्वेशन ऑफ सर्कल। z बार का टर्म नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। सही है ना, यहां पर यदि हम इसके सेंटर की बात करेंगे तो सेंटर क्या बनेगा इसका? यदि सर्कल का इक्वेशन इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो सेंटर हो जाएगा इसका -a और इसका रेडियस फाइंड आउट करेंगे तो रेडियस कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ यहां पर भी सेम चीज है, a जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और b यहां पर एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना, a एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और b एक रियल नंबर है।
ठीक है, और कौन सा इक्वेशन आता है बताओ सर्कल का? सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? जेड माइनस जेड वन का होल स्क्वायर, जेड माइनस जेड टू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू जेड वन माइनस जेड टू का होल स्क्वायर। यदि हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल। कौन सा सर्कल है ये? कैसे मालूम चलेगा ये सर्कल है? कैसे मालूम चलेगा सर्कल है? इसका सेंटर क्या है, इसका रेडियस क्या है, कैसे पता चलेगा? सर वो ए और लाइन, ए और बी, मतलब Z1 और Z2 को जो लाइन जॉइन करते हैं उसका मिड पॉइंट सेंटर। ये डायमेट्रिक फॉर्म है एक्चुअली में। ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है यहाँ पर, ये डायमेट्रिक फॉर्म लिखा हुआ है सर्कल का। ये सर्कल का डायमेट्रिक फॉर्म है। दिख रहा है ना फॉर्मेट क्या है? पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। मतलब कि पाइथागोरस थ्योरम है कि नहीं? मतलब कि यदि हम ए और बी को डायमीटर बनाते हुए एक सर्कल डिफाइन करेंगे तो जो पॉइंट पी है वो कहां पे लाई करेगा? सर्कल की सरकमफ्रेंस पे लाई करेगा। ये Z1 है, ये बी पॉइंट है Z2। तो हम देखेंगे ये पॉइंट पी का जो लोकस हमारे पास आता है वो पॉइंट पी का लोकस क्या बनता है? वो हमेशा सर्कल पे लाई करेगा। पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर की जो वैल्यू मिलेगी वो हमेशा पी बी स्क्वायर। पी सर्कल की सरकमफ्रेंस पे कहीं पर भी लाई कर रहा हूं एक्सेप्ट द पॉइंट ए एंड बी। ठीक है ना? तो जो लोकस हमारे पास आता है वो लोकस अगेन एक सर्कल आता है, दैट इज द डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ द सर्कल। Z1 एंड Z2 आर द डायमेट्रिकली एंड पॉइंट्स। मतलब कि सर्कल का यदि सेंटर निकालना चाहोगे तो सर्कल का सेंटर क्या बन जाएगा फिर? मिड पॉइंट ऑफ Z1 एंड Z2। रेडियस फाइंड आउट करनी है सर्कल की तो रेडियस भी निकाल सकते हैं। मॉड Z1 माइनस Z2 जो है वो इसका डायमीटर है तो उसका हाफ कर देंगे तो रेडियस आ जाएगा। सही है? और कोई इक्वेशन याद आ रही है सर्कल की? सर्कल की और कौन सी इक्वेशन होती है बताओ? इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, mod Z minus Z1 divided by Z minus Z2 equals to K. If K is not equal to 1 तो जो लोकस हमारे पास आता है वो लोकस अगेन क्या आता है? सर्कल आता है। मतलब कि जो रेशियो है यहाँ पर ये 1/2 2 3 कुछ भी हो अदर देन 1, तो उस केस में जो लोकस हमारे पास आएगा वो क्या आएगा? सर्कल की फॉर्म में, है ना? जब k की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी तो उस केस में क्या होगा? k इज इक्वल टू 1 पे तब तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लेकिन यदि k की वैल्यू 1 नहीं है, 1 के अलावा कोई भी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर तो जो लोकस हमें मिलेगा वो एक सर्कल। ठीक है ना? क्लियर हो भाई? और कुछ याद आ रहा है जिसको देख करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो लोकस है वो जो लोकस हमारे पास आएगा वो सर्कल होगा या फिर नहीं होगा? ये हम आइडेंटिफाई मतलब डायरेक्टली देख करके बता सकते हैं कि लोकस क्या है? सर्कल। ठीक है ना? सेम ऐसे ही आप लोग बता सकते हैं यदि आपके पास कभी भी इक्वेशन इस फॉर्मेट में आता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस Z1 डिवाइडेड बाय Z माइनस Z2। यदि ये थीटा दिया हुआ है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 कितना है? कोई भी एंगल दे रखा है थीटा, इट मे बी π/3 और इट मे बी π/2 और 2π/3 कुछ भी दे रखा हो, π/4 दे रखा हो, तो दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड एज अ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। बस यहां पर ये ध्यान रखो कि ये जो आएगा हमारे पास ये कंप्लीट सर्कल नहीं आएगा, दैट इज द आर्क ऑफ अ सर्कल। ठीक है ना? मतलब ये कंप्लीट सर्कल को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा यहां पर? हाँ, इसका मतलब ये लिखा हुआ है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z2
इज इक्वल्स टू थीटा लिखा हुआ है। तो z माइनस z1 का जो आर्ग्यूमेंट है वो ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z। और कितना ज्यादा होना चाहिए? थीटा। जिसका मतलब जो हमारे पास आएगा पार्ट ऑफ सर्कल बनेगा इस तरह से, मतलब कि यहाँ पे हमारे पास कोई पॉइंट है, सपोज ए z1, यहाँ पे पॉइंट है पॉइंट बी z2। तो z माइनस z1 का जो आर्ग्यूमेंट आएगा ये इसकी कोई कॉर्ड बनेगी जो इसके मेजर आर्क पर या फिर हो सकता है माइनर आर्क पर कितना एंगल सबटेंड कर रही है। ठीक है ना। जब थीटा पाई बाई 2 हो जाएगा तो ये डायमेट्रिक फॉर्म बन जाएगा। थीटा यदि पाई बाई 2 नहीं है, कुछ और है पाई बाई 4 या पाई बाई 3 या 2 पाई बाई 3, तो उस केस में ये क्या बन जाएगा? आर्क बन। ठीक है ना। यदि मान लो यही एंगल थीटा पाई बाई 3 की जगह पर 2 पाई बाई 3 होगा तो उस केस में मेजर आर्क मतलब सॉरी माइनर आर्क बन जाएगा। ठीक है। तो ये सेगमेंट और द आर्क ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, मतलब एक कंप्लीट सर्कल को रिप्रेजेंट नहीं करता। ये जो पार्ट बनेगा यहाँ पर वो सिर्फ छोटा सा पार्ट बनेगा, मतलब ये वाला, ऊपर वाला पार्ट कंसीडर नहीं होगा। चलिए, ऐसे ही पता है इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होता है? So mod z minus z1 plus mod z minus z2 equal k. K is greater than mod z1. z1 माइनस z2, बिल्कुल वही जो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। pa प्लस pb मतलब इक्वल टू सम कांस्टेंट k, फिर k इज ग्रेटर देन ab। तो वही सेम चीज यहाँ पर है, उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जब हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्मेट में आता है तो जो लोकस हमारे पास आएगा वो इलिप्स की फॉर्म में आएगा। मॉड ऑफ z माइनस z1 plus mod of z minus z2 is equal to some constant, then in that particular case the locus is called as an ellipse, where z1 and z2 will represent the foci। और जो यहाँ पर कांस्टेंट k आता है वो k क्या रिप्रेजेंट करता है? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ठीक है ना। यदि यहाँ पर यही डिफरेंस जो लिखा हुआ है इन दोनों का, यदि डिफरेंस कांस्टेंट आ जाता है तो उस केस में इस केस में जो हमारे पास लोकस है वो हाइपरबोला, where z1 and z2 will represent the foci of the hyperbola and the constant value k is called as length of transverse axis or the major axis। ठीक है ना। k जो यहाँ पर आता है वो लेंथ 2a के बराबर होता है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बोल लो या हाइपरबोला में लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस बोल लो। k कांस्टेंट है, k जो होता है वो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस को बताता है। अच्छा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल टू थीटा तो पता है सभी को। आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल टू थीटा क्या बताता है? जो लोकस होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल टू सम कांस्टेंट, तो क्या होता है? Straight यदि हम लोकस की बात करें तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z नॉट इक्वल्स टू सम एंगल थीटा। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है?
रे that is represented by a ray that is originating from the point z naught and inclined by an angle theta. ठीक है ना, ये z naught से ओरिजिनेट करते हुए एक रे बनेगी जो थीटा एंगल पर इंक्लाइंड होगी। ये इसका इमेजिनरी एक्सिस हो गया, ये इसका रियल एक्सिस हो गया। तो मान लो कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ पर z naught फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर z naught से ओरिजिनेट करते हुए थीटा एंगल पर जो एक रे बनेगी, दैट रे, इस रे पर जो भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। बस यहां पर ये ध्यान रखो कि जो ओरिजिनेटिंग पॉइंट होता है z नॉट वो इंक्लूडेड नहीं होता है, और चूंकि हम रे की बात कर रहे हैं इसलिए इसका मतलब है कि ये बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगी। जो भी पॉइंट इस लाइन पर पीछे की तरफ लाई करेंगे उनका आर्गुमेंट कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हाँ, उनका आर्गुमेंट कितना हो जाएगा माइनस पाई प्लस थीटा, तो थीटा नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर जो लोकस आता है वो लोकस पूरा कंप्लीट लाइन नहीं आता है, दैट इज ओनली द रे, मतलब वन साइडेड लाइन आती है। चलिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग ट्राई करते हैं। पहले थोड़ा सा फोकस करते हैं एक बार लोकस के ऊपर। देखो जरा पहला क्वेश्चन, देखो जरा पहला, नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड satisfying z cube is equals to z bar and argument of z plus 1 equals to pi by 4। ऐसे कितने हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जो इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कर रहे हैं।
कैसे ट्राई करेंगे जरा बताओ। मतलब कि एक तो सबसे पहले समझो कि यहाँ पर जेड क्यूब इज इक्वल टू जेड बार, ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स इक्वेशन लिखा हुआ है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। मतलब कौन कौन से वो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, जेड क्यूब इज इक्वल टू जेड बार। या यदि हम इसको प्लॉट करना चाहें तो ये जो लोकस आएगा वो लोकस क्या आएगा, ऐसा कुछ हमें आइडिया लग रहा है। जेड क्यूब इज इक्वल टू जेड बार के बारे में हम क्या कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो हमें दिख रहा है। आपको पता है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस वन इक्वल टू पाई बाई 4 का मतलब क्या हुआ। ये जो हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस वन इक्वल टू पाई बाई 4, ये एक्सप्रेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। -1 से एक रे ओरिजिनेट होती है। हाँ बिल्कुल, ये तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसका हमें पता है ना। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक रे को रिप्रेजेंट कर रहा है जो रे कहां से ओरिजिनेट कर रही है, -1, 0 से ओरिजिनेट कर रही है, और वो पाई बाई 4 के एंगल पर इंक्लाइंड है, दैट इज लाइक दिस वन। यहां पर एक पॉइंट है -1, 0 कॉम्प्लेक्स प्लेन में, और पाई बाई 4 के एंगल पर एक लाइन है, एक रे है जो ओरिजिनेट कर रही है। इस रे पर जो भी कोई पॉइंट होगा, जो भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन इसके बारे में हम अभी कुछ नहीं मालूम है, क्योंकि ये एक्चुअली में क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो जेड क्यूब इज इक्वल टू जेड बार को सबसे पहले समझो कि इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, कौन कौन से वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे करेंगे सॉल्व इसको। इसको सॉल्व करने के सबसे पहले समझते हैं कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर जेड आएगा, क्या हम बता सकते हैं उस कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का आर्गुमेंट कितना होगा या उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। बिल्कुल बता सकते हैं। देखो मैग्नीट्यूड की प्रॉपर्टी क्या होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, जब हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैलकुलेट करते हैं, तो आप याद करो तो इसकी प्रॉपर्टी आती है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मैग्नीट्यूड होता है वही उसके कॉन्जुगेट का भी मैग्नीट्यूड होता है। Yes, sir. इवन यदि आप कैलकुलेट करोगे ना मैग्नीट्यूड ऑफ -z, तो वो भी सेम ही आ रहा होगा, दैट इज सेम एज अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है ना, क्लियर पॉइंट। तो यदि हम यहां पर चाहते हैं प्रॉपर्टी यूज करना, तो सबसे पहले क्या करो आप दोनों जगह पर इसका मॉडुलस कैलकुलेट करो। यदि मैं जेड क्यूब का मॉडुलस कैलकुलेट करता हूं, और यदि मैं यहां पर जेड बार का मॉडुलस कैलकुलेट करता हूं, तो जरा बताओ क्या आएगा। जेड क्यूब का मॉडुलस कितना आएगा, पहले ये बताओ क्या आएगा। जेड क्यूब का मॉडुलस क्या आएगा, दैट इज सेम एज मॉडुलस ऑफ जेड रेज़ टू द पावर 3। Sir. जेड क्यूब का जब मॉडुलस कैलकुलेट करेंगे तो उसका मॉडुलस आएगा मॉडुलस ऑफ जेड की पावर 3। और जब आप जेड कॉन्जुगेट का मॉडुलस कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, तो mod Z. वो तो मॉड जेड ही आएगा। तो यदि मैं यहां से इसको सिंपलीफाई करता हूं, तो आपको मालूम चल रहा है यहां से मॉड जेड हमारे पास क्या क्या हो सकता है। मॉड जेड की जो वैल्यू है हमारे पास, मॉड जेड की वैल्यू 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। मतलब जो भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, वो या तो क्या होगा 0, मतलब सिंपली कॉम्प्लेक्स नंबर जेड क्या बन जाए 0। तो आप देखोगे 0 इसको सेटिस्फाई करेगा। यदि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड 0 है, तो आपको पता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा होता है इसका मैग्नीट्यूड 0 आता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है 0 प्लस आयोटा 0। वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, पहला सॉल्यूशन। दूसरा, जब हम मान के चल रहे हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड जो है यदि वो 1 आ रहा है, तो बताओ इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। ऐसे कौन कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे जो इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे मॉड जेड इक्वल टू 1 के लिए। Sir, एक सर mod Z equal 1 एक सर्कल। एक सर्कल बनेगा, और उसमें से कौन कौन से पॉइंट है जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। 1,0 मतलब 0,1 तो एक -1,0 और -1,0 तो उस पे है नहीं, तो 1,0 कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे पता चलेगा। यदि यहाँ पर मॉड जेड की वैल्यू 1 है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जेड इंटू जेड बार की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 1। याद है प्रॉपर्टी क्लास में आपने देखी थी, जब कभी भी मॉड जेड का कोई टर्म आता है तो उसको हमेशा सॉल्व कैसे करना है, स्क्वायर करके उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं जेड इंटू जेड बार की। तो जब यहाँ पर जेड बार की जगह पर हम वैल्यू पुट करेंगे 1 अपॉन जेड,
तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगा, जेड की पावर 4 इक्वल्स टू, तो जेड की पावर 4 इक्वल्स टू 1 को सॉल्व करने का तरीका हमें पता है। या तो आप चाहें तो यहां पर nth रूट ऑफ dt लगा सकते हैं, 1 के 4th रूट कौन कौन से आ रहे हैं यदि आपको मालूम करना है, या आप चाहो तो इसके फैक्टर भी बना सकते हो। आपको पता है जेड की पावर 4 माइनस 1 के दो फैक्टर कौन कौन से बनेंगे, Z minus 1 कौन कौन से बनेंगे दो फैक्टर, Z square plus 1 Z square हाँ minus ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ, तो इसके दो फैक्टर बनेंगे जेड स्क्वायर माइनस 1 और एक जेड स्क्वायर प्लस 1, सही है ना। अच्छा जब जेड स्क्वायर माइनस 1 को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, Z minus 1 Z plus जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, दो रूट बनेंगे। और जब आप यहां से जेड स्क्वायर को माइनस 1 बनाओगे तो जेड की वैल्यू क्या मिलेगी बताओ, प्लस माइनस आयोटा, है ना। अंडर रूट ऑफ माइनस 1 कितना होता है, आयोटा। तो जेड की जो वैल्यू मिलेगी यहां से वो मिलेगी प्लस माइनस। इसका मतलब है कि यहां पर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले कितने कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं, 4 यहां पर और एक यहां पर 5, ऐसे कितने कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, 5 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। एक 0,0 मतलब ओरिजिन पर आ गया, एक पॉइंट आ गया 1,0 यहां पर, एक पॉइंट आया -1,0 यहां पर, इसके अलावा दो पॉइंट आ रहे हैं, एक पॉइंट है आयोटा मतलब 0,1, एक माइनस आयोटा मतलब 0,-। तो यहां पर जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो यहां पर एक लोकस नहीं आ रहा है, मतलब इनफाइनाइट पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं, सम फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आ रहे हैं, मतलब कि सिर्फ 5 पॉइंट आ रहे हैं जो उसको सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है ना। तो आपको दिख रहा है इसमें ऐसे कितने पॉइंट हैं जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, कितने पॉइंट है, देयर इज ओनली वन पॉइंट, और वो कौन सा है, सिर्फ ये वाला पॉइंट है, ठीक है ना। ये जो पॉइंट है -1,0 ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये इसका ओरिजिनेटिंग पॉइंट है, तो ओरिजिनेटिंग पॉइंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है ना। बाकी ये दोनों पॉइंट तो सेटिस्फाई कर ही नहीं रहे हैं, वो दिख ही रहा है, लाइन पे लाइन नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। सो देयर इज ओनली वन पॉइंट जो इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई, ठीक है ना। और यदि वो जेड भी चाहिए कौन सा है तो भी हम बता सकते हैं, वो पॉइंट कौन सा हो गया, आयोटा। क्लियर है भाई। और बाकी आप चाहो तो इक्वेशन एक्स और वाई में सोल्व करना चाहते हो तो एक्स और वाई में सोल्व कर सकते हो, वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। इसको एक्स और वाई में लिख लो, इसको भी एक्स और वाई में लिख लो, फिर दोनों को सोल्व कर लो, कितने पॉइंट दोनों को सेटिस्फाई करता है। लिख लिख देखो जरा क्वेश्चन, देखो जरा क्वेश्चन, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड जेड स्क्वायर प्लस मॉड जेड माइनस 3 का स्क्वायर, जेड कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इन तीनों डिस्टेंसेस के स्क्वायर का सम जो आएगा वो हमें मिनिमम चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड क्या होगा जिसके लिए एक्सप्रेशन मिनिमम हो जाए, पहली चीज, और उसके लिए मिनिमम वैल्यू कितनी होगी वो भी बतानी।
ये क्यों निकाला बेटा 3/2, 3 कहाँ से आया? ये कॉम्प्लेक्स नंबर जेड बताया ना तुमने 3/2, 3। ये कहाँ से निकाला बेटा सर थ्री जब बाई हम टू इस हाँ पॉइंट, सर ये हम पढ़ते स्ट्रेट लाइंस में तो सेंट्रोइड आता है उसमें, तो यहाँ पे हम 3 पॉइंट्स ले लेते 0,0, 3,0 एंड 0,6। हाँ, तो सेंट्रोइड निकालोगे तो 1,2 आएगा ना। सर इसका आंसर 30 है। आंसर 30 है, बिल्कुल सही है। और कॉम्प्लेक्स नंबर जेड क्या आ रहा है? कॉम्प्लेक्स नंबर जेड कौन सा आ रहा है? सर 1 + 2 आयोटा। 1+2 आएगा, बिल्कुल। कैसे निकाला है? सर x और y मान के किया है मैंने। अच्छा, एक्स और वाई मान के किया है। x और y मान के किया तो वो आ गई थी क्वाड्रेटिक 3 थ्राइस ऑफ x - 1 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर प्लस 10। तो उसमें x और y की वैल्यू 1 और 2 रिस्पेक्टिवली रख देंगे तो मिनिमम 10 हो जाएगी, 30 हो जाएगी वैल्यू। अच्छा, ओके। हाँ, बिल्कुल सही है, ऐसा भी जा सकते हो। वैसे ये चीज ध्यान रखो, ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी भी है। जैसे कि यदि हमारे पास ए बी सी यदि कोई पॉइंट है, सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, यदि हमें कभी भी PA² प्लस PB² प्लस PC², यदि इन तीन डिस्टेंसेस के स्क्वायर का सम मिनिमम करना है, तो ये ध्यान रखो कि इन तीनों डिस्टेंसेस के स्क्वायर का जो सम आता है, इसकी वैल्यू मिनिमम कब आती है? when the point P is centroid of this triangle। जब पॉइंट P इस ट्रायंगल ABC का सेंट्रोइड बनेगा ना, उस केस में ही हमें क्या मिलेगा? PA² प्लस PB² प्लस PC² मिनिमम मिलेगा। और ये हम लोग बड़ी आसानी से प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि हमारे पास कोई भी तीन कोऑर्डिनेट पॉइंट है ABC, x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है ना। और पॉइंट P कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट मान लो x, y, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर PA² बन जाएगा x - x1², y - y1², ये बन जाएगा x - x2², y - y2², और फिर x - x3², y - y3²। यदि हम इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को मिनिमाइज करना चाह रहे हैं, एक्सप्रेशन की वैल्यू मिनिमम कितनी आएगी, तो आप वैसे भी देख सकते हो कि जब आप यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर को ओपन करेंगे, तो परफेक्ट स्क्वायर को ओपन करने पर जो फॉर्मेट बनेगा वो सर्कल के फॉर्मेट में आएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर बना के भी हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है। दैट वन ऑफ द मेथड। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर किया कि x प्लस आयोटा वाई पुट कर लो, ओपन करोगे तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर्स बन जाएंगे। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या होगा, ये एज ए रिजल्ट की तरह याद रखो। यदि मैं यहाँ पर इस फंक्शन को पार्शियल डिफरेंशिएशन से कैलकुलेट करता हूं, इसका पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करो विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप x के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे कीपिंग y एज कांस्टेंट, पॉइंट A तो फिक्स है x1 y1, B भी फिक्स है x2 y2, C भी फिक्स है x3 y3। वेरिएबल पॉइंट कौन सा है? x, y। तो x वेरिएबल है और y वेरिएबल है। तो यदि मैं इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करता हूं, तो आप देखोगे कि इसका जब डेरिवेटिव निकालोगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये आएगा 2 टाइम्स x - x1, 2 टाइम्स ऑफ x - x2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x माइनस। फंक्शन की वैल्यू मिनिमम आपको तब मिलेगी जब क्रिटिकल पॉइंट ये वैल्यू 0 हो जाए। और आप देखोगे कि जब आप क्रिटिकल पॉइंट इसका आइडेंटिफाई करने जाओगे तो x की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी आएगी? x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3। सेम ऐसे ही यदि हम इस फंक्शन को पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो जब आप इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो y की वैल्यू भी क्या आएगी? y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन। मतलब कि जब वो पॉइंट यहां पर इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड बनेगा x, y,
उस केस में तीनों डिस्टेंसेस के स्क्वायर का सम क्या बनेगा, मिलेंगे। ठीक है ना, तो डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो। तो यदि 3 पॉइंट है 0, 3,0 और एक 0,6, तो उस केस में आप ध्यान रखो यहां पर तीनों डिस्टेंसेस का सम, एक 0,0 है, एक पॉइंट 3,0 है और एक 0,6 है। तो ये जो ट्रायंगल बनेगा यहां पर, इस ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड आता है 1,2, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, इस पॉइंट के करेस्पॉन्डिंग इन तीनों डिस्टेंसेस के स्क्वायर का सम क्या होगा, मिनिमम। ठीक है, वो मिनिमम वैल्यू क्या है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर लो, जेड की वैल्यू पुट कर दो 1 स्क्वायर। चलिए ऊपर देखते हैं अगला क्वेश्चन को। Find the locus of the point P. Locus of the point P which satisfies argument of 3 plus z plus z bar plus modulus of z iota is equals to pi by 4. Is a part of conic. Then find the latest rectum. Then find length of latest rectum of this conic. जो भी कोनिक बनेगा उस कोनिक की लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बतानी है क्या बनेगी।
बन गया? क्या बन रहा है लोगों इसमें? So hyperbola. पहला वाला जो पार्ट है आर्गुमेंट ऑफ 3 प्लस जेड बार प्लस मॉडुलस ऑफ जेड आयोटा इक्वल्स टू पाई बाय 4। तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा है ये किसका लोकस बताना है? Hyperbola. हाइपरबोला इलिप्स आ रहा है। और तो कैसे पता चल रहा है हाइपरबोला एक इलिप्स है? तो x और y में लिख दीजिए। x प्लस आयोटा डाल देते हैं। यदि कुछ भी समझ में ना आए तो कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्चुअली कम से कम क्वेश्चन को इस तरह से स्टार्ट कर सकते हो। z की जगह पर x प्लस आयोटा y पुट करके आप क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यदि आपको डायरेक्टली नहीं दिख रहा है फॉर्मेट क्या बन रहा है, तो जब x प्लस आयोटा y पुट करेंगे तो जरा देखो एक्सप्रेशन क्या बन रहा है। सर इसमें लैटिस रेक्टम की लेंथ 6 है। लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ 6 आ रहा है। हाँ शायद 6 आ रहा है बिल्कुल। एक मिनट चेक कर लो। 6 है। कैसे किया बेटा? सर वही x प्लस आयोटा y रख के किया है तो हाँ ठीक है, हाइपरबोला आया था लोकस सर। आ हाँ जाएगा बिल्कुल सही। हाँ z प्लस जेड बार की जो वैल्यू है वो 2x आ जाती है। मॉड z हो गया हमारे पास अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इनटू आयोटा इक्वल्स टू पाई बाय 2। ठीक है ना? तो जब हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट डिफाइन करेंगे तो आर्गुमेंट क्या होता है? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट क्या होता है? tan इनवर्स ऑफ इसका इमेजिनरी पार्ट अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और इसका रियल पार्ट कितना है यहाँ पर 3 दैट इज इक्वल टू। इसका मतलब है कि यदि हम यहाँ पर दोनों जगह पर इसके टेंजेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि वैल्यू पाई बाय 4 कब आएगी? जब ये 1 हो जाएगा। अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 2x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1 की बराबर। ठीक है, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायरिंग कर लो। दैट मस्ट बी रिक्वायर्ड दैट कि 3 प्लस 2x जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि 3 प्लस 2x की जो वैल्यू मिलेगी वो पॉजिटिव होनी चाहिए। यदि ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तभी इसलिए बोला है कि वो पार्ट ऑफ द कोनिक है, तो कंप्लीट कोनिक नहीं बन रहा है। 3 प्लस 2x का होल स्क्वायर। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं यहां पर तो आप देखोगे सिंप्लीफाई करने से ये हमारे पास हाइपरबोला बनेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9। ठीक है ना? तो ये फॉर्मेट बना वो कैसा बना? एक्चुअली में ये हमारे पास इलिप्स तब बनता जब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का फॉर्मेट आता, जबकि यहाँ पर फॉर्मेट क्या रहा है? एक x स्क्वायर करेगा तो 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस y स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप बता सकते हो इस इलिप्स का, इस हाइपरबोला का, सॉरी हाइपरबोला का जो आएगा सेंटर क्या आएगा, इसका लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होगा, कैलकुलेट कर सकते हैं ना, बता सकते हो शायद। हाँ, कंप्लीटिंग स्क्वायर से। तो यदि हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर में एक परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट कर लें, 3 कॉमन बाहर निकालो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 कर लेते हैं माइनस वाई स्क्वायर, और चूंकि यहाँ पर 12 ऐड किया है तो 12 घटाना भी पड़ेगा, तो लास्ट में कितना आ जाएगा राइट हैंड साइड पर? ठीक है ना? तो ये हमारे पास एक हाइपरबोला का फॉर्मेट बनेगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल्स टू, जिसका सेंटर -2, 0 पर है। अच्छा, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कितना है? लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज 2 कितना होगा? लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस b square by दैट इज 2a। ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ 2a, 2a की वैल्यू मतलब a यहाँ पर 1 है तो 2 हो जाएगा। ठीक है, हाइपरबोला के केस में फर्क नहीं पड़ता a b से बड़ा है या b a से छोटा है, दोनों ही केसेस में लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होता है? 2a। कॉन्जुगेट हाइपरबोला जब डिफाइन करेंगे तो वहां पर वो 2b होता है। यदि आप यहाँ पर इसका लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम डिफाइन कर रहे हैं तो इसका लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आएगा 2b स्क्वायर बाय 36।
कॉन्जुगेट हाइपरबोला के केस में उल्टा हो जाता है, ए और बी इंटरचेंज हो जाते हैं वहां पे, 2a² अपॉन बी हो जाता है। तो इसमें z प्लस z मॉड को 2x लिखे। तो होगा जेड बार कितना हो जाएगा, x माइनस आयोटा बाय होगा, तो आयोटा बाय कट जाएगा ना, है ना। तो एक बार देखें अगला क्वेश्चन। Let Z1, Z2, Z3 be the complex numbers. Let Z1, Z2, Z3 be the complex numbers satisfying mod Z minus iota root 3 equals to 1. And 3 times of Z1 plus iota under root 3 is equals to दिया हुआ है 2Z2 plus 2 times of Z3. Then find the value of Z1 minus Z2. ये फाइंड आउट करने का है।
पहले नजर किसी स्टार्ट करेंगे। mod z minus I root z तो 1 हो जाएगा, ये क्या बता रहा है? सर्कल हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा। इसका सेंटर कहाँ पर है? 0,√3 पर। बिल्कुल सही बोल रहे हो। 0,√3 मतलब ये हो गया y एक्सिस के ऊपर, इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर। और इसका रेडियस कितना हो गया यहाँ से? 1 के बराबर। तो मतलब यहाँ पे कुछ पॉइंट है 0,23 और 1 रेडियस का हम एक सर्कल बना लेते हैं लाइक दिस वन। तो ये तीनों की तीनों पॉइंट इस सर्कल पे लाई कर रहे हैं, Z1 Z2 और Z3। ठीक है, तो यदि कोई भी तीनों पॉइंट डिफरेंट है, Z1 Z2 और Z3, यदि तीनों पॉइंट डिफरेंट है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये कोई ट्रायंगल फॉर्म कर रहे होंगे यहाँ पे। ये इसका सर्कल हो जाएगा, A Z1 हो गया, यहाँ पे B Z2 हो गया, ऐसा कुछ हो रहा होगा। पता नहीं कहाँ पर पॉइंट है C Z3, ऐसा कुछ हमारे पास डायग्राम बन रहा है। सही है, बिल्कुल सही है। Z1 Z2 Z3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, इस इक्वेशन से हम क्या प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं? हम Z1 माइनस Z2 का मॉड निकालना चाह रहे हैं। तो आपको पता है मॉड Z1 माइनस Z2 का मतलब एक्चुअली में है क्या? हमें क्या चाहिए? z1 z2 के बीच में डिस्टेंस, Z1 Z2 के बीच का डिस्टेंस। बिल्कुल सही बोला। इसका मतलब मुझे यहाँ पर ये डिस्टेंस AB चाहिए। इस ट्रायंगल का जो साइड आएगा, साइड एंड AB कितना आएगा? सही है जी। तो कैसे निकालेंगे जरा देखो। ये जो इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है, इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हमें समझना है। कैसे स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पर हम? क्योंकि Z1 Z2 Z3 के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ना। Z1 Z2 Z3 एक्चुअली है क्या? सही है, तो x1 आयोटा y1 डाल के तो सॉल्व नहीं कर सकते, तो छह वेरिएबल फंस जाएंगे, है कि नहीं? फिर क्या तरीका होगा सिंप्लीफाई करने का? अल्फा से कर ले, अल्फा बीटा गामा ले ले कि अल्फा मतलब वो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो उससे एक अल्फा कोमा अल्फा में आ जाएगा। अल्फा कोमा अल्फा मतलब बोलो तो? मतलब जैसे तो इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर प्लस y माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर है इक्वल 1। तो अगर x को अल्फा ले लिया तो वो तो cos थीटा प्लस रूट 3 sin थीटा पॉइंट यदि सर्कल पे लेना चाह रहे हो तो, मतलब ऐसे ही कुछ। और फिर 3 अल्फा बीटा गामा की फॉर्म में 3 पॉइंट ले लेंगे। उसके बाद इसको यूज कैसे करोगे? मेरा कहने का मतलब यह है कि इसको हम यूज कैसे करेंगे, इसको स्टार्ट करने का तरीका क्या होगा? तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, यदि हम इसको सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करिए, सबसे पहले इसको इस फॉर्मेट में लिखो। क्योंकि Z1 Z2 और Z3 तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यदि Z1 Z2 और Z3 तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब मुझे क्या बोला जा रहा है? Z1 माइनस आयोटा रूट 3 की वैल्यू कितनी है? कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब Z2 माइनस आयोटा रूट 3 का मॉड भी कितना है? और ये भी 1 दे रखा है, सही है ना? तो इसका मतलब यदि मुझे इसके मॉडुलस की वैल्यू पता है, तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट ही कहां से करते हैं, इसको इसी फॉर्मेट में लेकर आते हैं। Z1 माइनस आयोटा रूट 3, Z2 माइनस आयोटा रूट 3 एंड Z3 माइनस आयोटा रूट 3। ठीक है ना, क्योंकि तीनों के मॉडुलस की वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए Z1 के अंदर मैं यहाँ पर आयोटा रूट 3 सबट्रैक्ट कर देता हूं, और जितना मैंने इसमें सबट्रैक्ट किया है उतना ही मैं ऐड भी कर देता हूं। तो 3√3 मैंने सबट्रैक्ट किया, तो 3√3 ऐड भी कर दूंगा। एक आयोटा रूट 3 दे रखा है, तो यहां कितना हो गया? सही है। सेम ऐसे ही Z2 में भी हम क्या करते हैं, आयोटा रूट 3 इसमें सबट्रैक्ट कर देते हैं। सेम ऐसे ही Z3 के अंदर भी हम यहां पर आयोटा रूट 3 इसमें सबट्रैक्ट कर लेते हैं, Z3 माइनस आयोटा रूट 3, और प्लस कितना हो जाएगा? प्लस कितना करना पड़ेगा, कितना घटाया हमने? 4 आयोटा रूट 3। तो 4 आयोटा रूट 3 आपको यहां पर ऐड भी करना पड़ेगा। इसका मतलब ये वाली जो टर्म है, ये कॉमन टर्म यहां से हट जाएगी। क्लियर है ये वाला पॉइंट? तो अब यहां से हम क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अब यहां से हमें कुछ आइडिया दिखना स्टार्ट होगा। अब लग रहा है किसी को आइडिया कुछ, क्या फॉर्मेट बन रहा है यहां पर?
बताओ जरा, किसी को आइडिया लग रहा है तो? अच्छा, यदि मैं इस पूरी इक्वेशन को z1 माइनस आयोटा रूट 3 से डिवाइड लगा दूं, 3 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स z2 माइनस आयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाय z1 माइनस आयोटा रूट 3। यदि मैं इसको z1 माइनस आयोटा रूट 3 से डिवाइड लगा दूं, तो कितने लोग बता सकते हैं कि ये ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सर्कल तो तब बताएगा जब इक्वल टू कुछ होगा। प्लस में लिखा हुआ है 2 टाइम्स z3 माइनस आयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाय z1 माइनस आयोटा रूट 3। किसी को पता है ये जो ब्रैकेट यहाँ लिखा हुआ है, ये ब्रैकेट क्या सिग्निफाई कर रहा है? आर्क ऑफ सर्कल तो होता है जब आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन z1 माइनस z2 होता है। तो आर्गुमेंट तो यहाँ ही नहीं, यहाँ तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ लिखा हुआ है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिख रहा है कुछ फॉर्मेट, कुछ आइडिया लग रहा है इसका? दोनों के मोड बराबर है, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। पहली चीज, ऊपर नीचे दोनों जगह पे कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड सेम है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है पता है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है z2 माइनस आयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाय z1 माइनस आयोटा रूट 3। ये एक्चुअली में क्या है? z1 माइनस आयोटा रूट 3 एक्चुअली ये वाला वेक्टर है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला। और z2 माइनस आयोटा रूट 3 एक्चुअली में ये वाला वेक्टर है। दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर है क्योंकि दोनों रेडियस को बता रहे हैं। तो एक्चुअली में आप देखोगे यहां पर इन दोनों का जो रेशियो आ रहा है वो क्या बता रहा है? रोटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। यदि मैं यहां पर, क्योंकि फाइनल वेक्टर कौन सा है? z2 माइनस आयोटा रूट 3। तो यदि मैं इस एंगल को रोटेट कर दूं, मतलब इस वेक्टर को यदि मैं रोटेट कर दूं बाय सम एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो मुझे क्या मिल जाएगा यहां पर? ओ भी मिल जाएगा। यदि इस पॉइंट को हमने कुछ नाम दे दिया यहां पर, सपोज एक पी पॉइंट है, तो पीए वेक्टर को जब कुछ एंगल से रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज में, तो मुझे क्या मिलेगा? पीबी। और आपको पता है कितने एंगल से रोटेट करना है मुझे? ये एंगल पता है किसी को कितना है? 120 कहां से आया? 120 किसी को कहा? उसको पता नहीं भाई, इसमें ट्रायंगल में उसे पता ही नहीं है। ये एंगल कितना हुआ बताओ? अच्छा, ये एंगल यदि मुझे पता है सी है, तो ये एंगल कितना होगा? 2c होगा, है ना? क्योंकि सेंटर पे जो एंगल होता है वो डबल होता है। तो यदि हम इसको रोटेट कर रहे हैं, इसमें रोटेशन अप्लाई करो। रोटेशन पता है कैसे अप्लाई करते हैं? इसको एक वेक्टर मान लो, ये पीए वेक्टर है, ये पीबी वेक्टर है। जब रोटेशन अप्लाई करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फाइनल पोजीशन। तो पीबी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पीबी, इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? पीए कैप इनटू ई की पावर आयोटा। यही तो हुआ। जब हम इनिशियल वेक्टर को ई की पावर आयोटा 2c से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होता है? वो जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है, बस ई की पावर आयोटा थीटा से मल्टीप्लाई करने पर वो रोटेट हो जाता है थीटा डायरेक्शन। ठीक है ना? तो यदि मैंने यहां पर पीए कैप को ई की पावर आयोटा 2c से मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने पर इसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, बस वो रोटेट हो जाएगा बाय एन एंगल 2c इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहां से हमारे पास एक रिलेशन आता है, और वो कौन सा है? z2 माइनस आयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ z2 माइनस आयोटा रूट 3। इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी? z1 माइनस आयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ z1 माइनस आयोटा रूट 3 e की पावर आयोटा। क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसका मतलब z2 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन z1 माइनस आयोटा रूट 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं? e की पावर आयोटा 2c। मतलब कि ये जो एक्सप्रेशन यहां पर लिखा हुआ है, इस एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं? e की पावर आयोटा। सेम ऐसे ही यदि हम इस एक्सप्रेशन को भी रोटेशन की फॉर्म में देखें, तो z3 माइनस आयोटा रूट 3 का मतलब है z3 को आयोटा रूट 3 से ज्वाइन करने वाली लाइन, मतलब ये पीसी वेक्टर। और दूसरा है z1 माइनस आयोटा रूट 3, मतलब ये एपी वेक्टर।
तो जब आप यहाँ पर रोटेशन अप्लाई करोगे तो ये एंगल पता है कितना होगा, 2b के बराबर, क्योंकि ये इसके सामने वाला एंगल भी है, तो ये एंगल 2b हो गया। इसको हम रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो क्या आएगा, फाइनल वेक्टर है pa कैप इज इक्वल्स टू pc कैप इनटू e की पावर आयोटा। तो यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं z1 माइनस आयोटा रूट 3 की जो वैल्यू मिलेगी दैट इज इक्वल्स टू z3 माइनस आयोटा रूट 3 इनटू e की पावर आयोटा। ठीक है ना, तो ये रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। हमें फॉर्मेट को आइडेंटिफाई करना है कि यहां पर जो फॉर्मेट बन रहा है वो फॉर्मेट हमारे पास क्या बन रहा है। ठीक है ना, तो जो फॉर्मेट हमारे पास यहाँ क्रिएट हो रहा है ये रोटेशन की फॉर्म में क्रिएट हो रहा है। तो हमें चाहिए z3 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन z1 माइनस आयोटा रूट 3। तो हमें पता है यहां से z3 माइनस आयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाय z1 माइनस आयोटा रूट 3 फाइनली कितना आ जाएगा, ये 1 अपॉन e की पावर आयोटा b, और 1 अपॉन e की पावर आयोटा b को हम क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू e की पावर, इसकी जगह पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं 2 टाइम्स e की पावर माइनस। तो ये जो इक्वेशन यहां पर दे रखा है इस इक्वेशन को हम यूज कैसे करेंगे, यहां पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे बाय यूजिंग द रोटेशन। तो उसको सिंप्लीफाई करते हैं इक्वेशन को, लिखने से भी नहीं वाला पॉइंट। e की पावर आयोटा 2c का मतलब कितना होगा बताओ, e की पावर आयोटा 2c कितना होता है, Sin cos 2c plus iota sin 2c. बिल्कुल e की पावर आयोटा थीटा यूलर फॉर्म है, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बनेगा cos 2c प्लस आयोटा sin 2c। तो यदि हम ये वैल्यू यहां पर पुट कर दें तो ये हो जाएगा यहां से 3/2 इज इक्वल टू cos 2c प्लस आयोटा sin 2c, और e की पावर माइनस आयोटा 2b की बात करेंगे तो ये बन जाएगा cos 2b माइनस आयोटा sin 2b। ठीक है, तो यहां से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो ट्रायंगल हमारे पास बनेगा वो ट्रायंगल कौन सा होगा, क्योंकि यहां से एंगल बी और एंगल सी में कुछ रिलेशन आ जाएगा, जिससे कि हम आगे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। तो यदि हम दोनों का रियल पार्ट इक्वेट करते हैं तो हमारे पास एक इक्वेशन आएगा cos 2b प्लस cos 2c की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3/2। और सिमिलरली जब इसका इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करेंगे तो यहां से क्या आएगा 2b इज इक्वल टू sin 0 2c, दोनों का डिफरेंस 0 आ रहा है ना, sin 2b माइनस sin 2c। ठीक है, क्लियर होगा। अच्छा इसका रिजल्ट बताओ जरा मुझे, क्या आएगा sin 2b इज इक्वल टू sin 2c या sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा, इसका सॉल्यूशन क्या होता है, sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा का सॉल्यूशन क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू अल्फा इज वन ऑफ द सॉल्यूशन। इसके अलावा एक और सॉल्यूशन आता है पाई माइनस अल्फा, है ना, sin 180 माइनस थीटा भी तो क्या होता है sin थीटा ही होता है। तो यहां से दो वैल्यूज पॉसिबल हैं, या तो ये दोनों एंगल बराबर हो जाए, बी और सी दोनों बराबर हो जाए, दैट वन ऑफ द पॉसिबिलिटी है, और या फिर एक पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हो जाए, 2b की जो वैल्यू है वो कितनी है पाई माइनस, दो पॉसिबिलिटी बनेगी यदि हम एंगल बी और एंगल सी के बारे में चेक करना चाह रहे हैं। मतलब यहां से एंगल बी प्लस सी हमारे पास कितना आ रहा है, बी प्लस सी की वैल्यू π/2, और बी प्लस सी यदि π/2 हो गया तो इसका मतलब एंगल ए कितना हो जाएगा फिर π/2, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा यदि सेटिस्फाई कर रहा है।
ठीक है। लेकिन आप देखो यहाँ पर यदि एंगल 2b की वैल्यू पाई माइनस 2c है, तो आप देखोगे कि जब आप इस रिलेशन को यहां पे यूज करोगे, 2b की जगह पर लिखो पाई माइनस 2c, तो आपको पता है साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? कितना होता है? हाँ, और cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा। तो जब यहाँ 2b की जगह पर पुट करेंगे ना 180 माइनस 2c, तो cos 180 माइनस 2c क्या बनेगा? माइनस में cos 2c बनेगा। तो माइनस cos 2c और प्लस cos 2c कितना हो गया? तो ये तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी, मतलब कि ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं बनेगा। ठीक है ना? तो जो कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई करेगी वो कौन सी कंडीशन बनेगी? मतलब ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा जिसमें एंगल बी और एंगल सी दोनों बराबर, और वो एंगल कितना होगा वो भी हम बता सकते हैं। यदि इस इक्वेशन में सी की जगह पर मैं एंगल बी पुट कर दूं या बी की जगह पर मैं एंगल सी पुट कर दूं, तो मैं ये एंगल भी बता सकता हूं कि वो एंगल कितना है। ठीक है ना? एंगल बी की जगह पर एंगल सी पुट कर दो, तो cos 2c की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से? 0। तो यहां से cos c की कर सकते हैं कितनी? ठीक है, अब कैसे मालूम चलेगा डिस्टेंस ए बी कितना आ रहा है? हमें तो डिस्टेंस चाहिए था, हम कुछ और ही निकाल बैठे। बता सकते हो कोई कैसे करेंगे आगे? डिस्टेंस ए बी कैसे आएगा? कोसाइन रूल, साइन रूल। साइन रूल। क्योंकि हमें यहाँ पर एक्चुअली में इस सर्कल का रेडियस पता है ना, इस सर्कल का रेडियस कितना है? तो एक्चुअली साइन रूल क्या कहता है? a अपॉन साइन ए, b अपॉन साइन बी, c अपॉन साइन सी, इन सब का रेशियो सेम होता है एंड दैट इज इक्वल टू 2r, वेयर r इज द सर्कमरेडियस। तो यदि r हमें पता है तो हम यहां से डायरेक्टली इसमें क्या लगा सकते हैं? साइन रूल, कि डिस्टेंस ए बी जो हमें चाहिए उसके सामने वाला एंगल कितना है? c, इन दोनों का रेशियो किसके बराबर होना चाहिए? तो ए बी लेंथ हम लोगों को फाइंड आउट करनी है, सर्कमरेडियस r पता है, और एंगल c हम यहाँ पे कैलकुलेट कर ही चुके हैं, है ना? साइन सी की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी ना? कैसे मिलेगी? इसका एंगल फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी। तो यहाँ से आप साइन सी की वैल्यू निकाल सकते हो कितनी है, वो यहाँ पे पुट कर दो तो आपको डिस्टेंस ए बी मिल जाएगा जो आपको चाहिए। दैट इज 1/√2। ठीक है ना? तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने का तरीका, इसको हम आगे कैसे बढ़ाएंगे? ए बी 1/√2। ठीक है, समझ में आया तरीका? इस तरह से बनेगा क्वेश्चन। चलिए एक बार देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक बार देखो जरा, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। if the roots of the equation if the roots of the equation z की पावर 4 प्लस a z क्यूब माइनस 36 प्लस 15 आयोटा इंटू z स्क्वायर प्लस dz इक्वल टू 0 are the vertices of a square are the vertices of a square
then find a plus b। a plus b की वैल्यू बतानी है। a और b दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, a भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, b भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो 4 डिग्री पॉलिनोमियल के 4 रूट आएंगे, और वो चारों रूट जो आ रहे हैं वो एक क्या बोल रहा है, स्क्वायर के वर्टिसेस हैं। इसको कैसे यूज करेंगे कि इसके जो रूट्स हैं वो स्क्वायर के वर्टिसेस बन रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे यूज कर सकते हैं? एक z कॉमन निकाल के क्यूबिक में मतलब एक तो बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि यहाँ से हम z कॉमन बाहर निकालेंगे, क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म 0 है, तो इसका एक रूट तो हमें डायरेक्टली दिख रहा है, वो तो 0 हो रहा है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। उसके बाद लेकिन हम आगे 3 रूट के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं, इसके 3 रूट? सम प्रोडक्ट और was से 15 इक्वेशंस होंगे। लेकिन a और b नहीं पता है ना, लेकिन उसके लिए हमें z1 z2 z3 चाहिए। वो z1 z2 z3 कहां से निकलेगा? क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि इसके जो रूट्स हैं वो क्या बना रहे हैं, स्क्वायर। तो उस कॉन्सेप्ट को यूज करो, कैसे यूज कर सकते हो उसको? साइड्स साइड इक्वल होगी इससे बराबर होगी, बिल्कुल सही है। तो उसको कैसे यूज करोगे? mod z1 - z2 इक्वल टू mod z2 - z3 इक्वल टू mod z2 - z2। आइडिया लगा किसी को कुछ कैसे करना है स्टार्ट इसको? जो कॉन्सेप्ट रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने का, वो फिर से कौन सा कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन को सही पकड़ा है। देखिए उसको कैसे यूज करेंगे, क्योंकि इसका एक रूट तो हम लोगों को ऑलरेडी समझ में आ रहा है, इसका एक रूट तो क्या बन रहा है, 0। ठीक है ना?
अब जरा ये समझो कि यहाँ पर एक्चुअली में कॉन्सेप्ट जो है रोटेशन का वो क्या है, क्योंकि आईआईटी जे ने इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी पूछा था, यदि आप याद करोगे तो, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। मान लो कि इसका एक रूट तो हमें ऑलरेडी पता है, ये तो है 0,0, सही है। इसका दूसरा रूट, तीसरा रूट, चौथा रूट हमें कुछ नहीं पता है, वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। यदि वो रूट्स हमें मिल जाते हैं तो उसके बाद हम ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय यूजिंग सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ठीक है ना, क्लियर पॉइंट। अब लेकिन वो कैसे निकलेगा, Z1 Z2 Z3, उसका कॉन्सेप्ट क्या है समझते जरा एक बार। यदि मैं मान लेता हूं कि यहां पर इसका जो स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, इस स्क्वायर का एक रूट जो है सपोज Z1 है, मान लेते हैं, मुझे नहीं पता उसका रूट क्या आएगा, तो मैं मान लेता हूं कि इस इक्वेशन का जो एक और रूट आएगा वो कौन सा है, Z0। मतलब कि स्क्वायर का एक और वर्टेक्स मालूम चल गया, Z0। क्लियर है वाला पॉइंट। तो यदि मैं यहां पर एक स्क्वायर डिफाइन करना चाहता हूं तो आपको मालूम है स्क्वायर के वर्टिसेस क्या होते हैं। जब हम इस लाइन को 90 डिग्री से रोटेट करेंगे बाय सम एंगल π/2 इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो जब आप इस लाइन को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं π/2 एंगल से, तो आपको पता है यहां पर जो वर्टेक्स बनेगा वो क्या आएगा, एनिमल। यदि मैंने इस लाइन OA को 90 डिग्री से रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जो पॉइंट आएगा यहां पर, ये पॉइंट B क्या आएगा वो बता सकते हैं। हाँ, एक और रूट होगा, लेकिन वो क्या होगा बता सकते हो, Z0 plus π/2 कितना होगा, Z0 plus π/2 प्लस π/2 इनटू रोटेशन लगा रहे हैं ना, तो रोटेशन कैसे लगाते हैं बताओ जरा। इनिशियल जो वेक्टर है यहां पर, इनिशियल वेक्टर कौन सा है, OA वेक्टर, तो OA वेक्टर को मल्टीप्लाई किससे करना है, e की पावर आयोटा π/2 से। जब इस वेक्टर को, OA वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे e की पावर आयोटा π/2 से, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, उसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा किस डायरेक्शन में, OB वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, e की पावर आयोटा थीटा से मल्टीप्लाई करने पर मैग्नीट्यूड सेम रहता है, बस इसका आर्गुमेंट बदल जाता है। ठीक है ना, मतलब वो कि जो भी वेक्टर है वो थीटा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगा। तो यदि मैंने इसको e की पावर आयोटा π/2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, नया वेक्टर क्या बना, OB क्या, सही है। तो इसका मतलब बताओ जरा, OA वेक्टर हमारा कौन सा हो गया, Z0। ठीक है, यूनिट वेक्टर चाहिए, चाहो तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड लगा सकते हो, वो तो कट जाएगा। e की पावर आयोटा π/2 कितना हो गया, cos π/2 तो 0 होता है, sin π/2 1 होता है, तो वैल्यू आयोटा के बराबर आएगी। इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, मान लो कि ये वाला वेक्टर Z2 है, तो Z2 डिवाइडेड बाय, चूंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है इसलिए ये मैग्नीट्यूड कट जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा Z2 वो किसके बराबर आएगा, आयोटा के बराबर। ये ध्यान रखो, वर्टिसेस जो आते हैं स्क्वायर के वैसी फॉर्मेट में आते हैं। यदि इसका एक वर्टेक्स 0 है तो किसी एक को Z मान लो, तो दूसरा वर्टेक्स क्या हो जाएगा, आयोटा Z, जब आप उसको रोटेट करोगे 90 डिग्री से। ठीक है ना, तो जो भी वेक्टर आता है OA वेक्टर वो आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाता है सिंपली। और जब मैं यहां पर ये स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट करता हूं, तो आप देखोगे स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट करने से जो आपके पास तीसरा वर्टेक्स बनेगा वो क्या बनेगा, बताओ जरा जल्दी से। ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया, 1 plus iota z 1 प्लस आयोटा जेड, बिल्कुल, दैट इज Z प्लस आयोटा जेड। ये वाला बन जाएगा Z0 प्लस आयोटा, है ना। वेक्टर की फॉर्म में भी सोच सकते हो, पैरेललोग्राम लो, A वेक्टर प्लस B वेक्टर। ये A वेक्टर है Z0 की फॉर्म में, ये B वेक्टर है आयोटा Z0 की फॉर्म में, तो इसका जो डायगोनल वेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, A वेक्टर प्लस B वेक्टर। तो यदि मुझे यहां पर इसका एक रूट पता है वो 0 है, एक रूट मैं अज्यूम कर लेता हूं वो Z0 है, तो मैं बाकी के दो रूट बता सकता हूं कि मेरे पास बाकी के दो रूट कौन कौन से हैं। एक हमारे पास आ जाएगा आयोटा Z0 और तीसरा रूट आ जाएगा Z0 प्लस, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहां से Z0 की वैल्यू यदि हमें मालूम चल जाए तो क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। ठीक है ना, तो इस क्यूबिक के तीन रूट पता चल गए हैं, एक Z0 है, एक आयोटा Z0 है और एक Z0 प्लस आयोटा Z। तो जरा बताओ सम ऑफ द रूट कितना हो गया, इसकी जो तीन रूट आएंगे सम ऑफ रूट कितना आएगा, Z0
प्लस आयोटा जेड नॉट Z not plus 2 आएगा। और प्लस जेड नॉट प्लस आयोटा जेड नॉट मतलब 2 टाइम्स ये वाली वैल्यू -1 के बराबर चाहिए चीज। ऐसे ही यदि हम फाइंड आउट करते हैं सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, तो जो वैल्यू मिलेगी हमारे पास वो क्या आएगी, जेड नॉट इंटू आयोटा जेड नॉट, फिर जेड नॉट को मल्टीप्लाई करते हैं जेड नॉट प्लस आयोटा जेड नॉट, और फिर आएगा जेड नॉट आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे जेड नॉट प्लस आयोटा जेड नॉट। और ये वाली वैल्यू मुझे क्वेश्चन में दे रखी है एक्चुअली में -36 प्लस 15 आयोटा। तो इस रिलेशन को यूज करके मैं यहां से जेड नॉट निकाल पाऊंगा। वही तो हमें चाहिए, जेड नॉट यहाँ पे डाल दोगे तो आपको मालूम चल जाएगा ये कितना आ रहा है। और बी का मतलब कितना हो गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जेड नॉट आयोटा जेड नॉट और जेड नॉट आयोटा जेड नॉट और एक जेड नॉट प्लस आयोटा जेड नॉट, तीनों रूट का प्रोडक्ट कितना आ रहा है -c के तरफ। तो जेड नॉट की वैल्यू चाहिए, जेड नॉट की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। जेड नॉट स्क्वायर यहाँ से पहले कॉमन बाहर निकाल लो, जेड नॉट स्क्वायर आपको कॉमन दिख रहा होगा, तो यहां से कितना हो जाएगा ये 1 प्लस आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा और एक ये 3 आयोटा -1 तो कट जाएगा है ना। जेड नॉट स्क्वायर कॉमन निकालो बाहर, सॉल्व कर लो, यहां से जेड नॉट कितना है। तो यदि यहां से आपने जेड नॉट स्क्वायर कॉमन बाहर निकाला होगा तो ये बन गया होगा आयोटा, इधर से 1 प्लस आयोटा और यहां से आ जाएगा आयोटा -1, आयोटा -1 इक्वल टू -36 प्लस 15 आयोटा। तो -1 तो ये कट ही जाएगा, ये जो 3 आयोटा बचेगा उसको डिवाइड में ले जाओ, ठीक है ना। तो यहां से आपको जेड नॉट स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी और उससे आप जेड नॉट निकाल सकते हैं। जेड नॉट स्क्वायर जो आएगा हमारे पास वो आ जाएगा, 3 से डिवाइड लगा देते हैं तो ये हो जाएगा -12 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा। आयोटा को ऊपर लेकर जाओगे तो ये माइनस आयोटा बन जाएगा, माइनस आयोटा का मतलब कितना हो गया +5, ठीक है ना। ये जेड नॉट स्क्वायर की वैल्यू है, तो जेड नॉट की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहां से हम जेड नॉट फाइंड आउट कर सकते हैं, हमारे पास जेड नॉट कितना आ रहा है और जेड नॉट आ गया, उसके बाद यहां से ए और बी निकाल लो। जैसे कि आप याद करो ये क्वेश्चन आईआईटी ने पूछा है कि मान लो कि हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस हैं ए बी और एक सी, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हमें फाइंड आउट करना है कितना आएगा, और मॉड जेड की वैल्यू हमें दे रखी थी सपोज 2। तो ये जो ट्रायंगल बनेगा ट्रायंगल एबीसी, इसका एरिया पूछा है कितना आ रहा है, तो कैसे निकालोगे इसको। अभी जैसा हमने किया तो या तो ये हुआ कि x प्लस आयोटा बाई मान लो 3 वर्टिसेस निकालो पहले, फिर उसके बाद डिटरमिनेंट फॉर्म यूज करो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए, वो बहुत लेंथी एक्सप्रेशन हो गया। लेकिन यदि आप यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि z आयोटा z और z प्लस आयोटा z एक्चुअली में ये क्या बनाते हैं, हमेशा एक स्क्वायर फॉर्म करते हैं विद ओरिजिन। तो यदि मुझे यहाँ पर z आयोटा z और z प्लस आयोटा z इन तीनों से जो ट्रायंगल बनेगा
इस ट्रायंगल का एरिया पूछा जाता है तो मैं ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकता हूं, दैट इज सिंपली हाफ ऑफ द स्क्वायर। और स्क्वायर का एरिया कितना होता है? साइड का स्क्वायर, एल स्क्वायर। साइड की लेंथ 2 दे रखी है तो इसका स्क्वायर हो गया 4 और उसका हाफ कर दोगे तो ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, तो यदि हम उसको ज्योमेट्रिकली समझे कि जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, यदि ये चीज हमें दिख जाती है कि ये जो वर्टिसेस लिखे हुए हैं वो एक स्क्वायर फॉर्म करेंगे ओरिजिन के साथ में, तो फिर क्वेश्चन को सिंपलीफाई करना थोड़ा आसान होता है। ठीक है ना? क्लियर हो गया सभी जी? चलो एक बार देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। Let A and B are the set of complex numbers. Set A दे रखा है, that is represented by this complex number. एक B दे रखा है Z, Z -4 आएगा होल स्क्वायर, Z -4 + 6 आएगा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 100। Then find maximum distance between 2 points. Maximum distance between the points in the region A intersection B. ए और बी के बीच में जो मैक्सिमम डिस्टेंस आएगी वो क्या होगी? तो बस एक बार ये समझो कि एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। First to circle है। पहला तो सर्कल है, इसका सेंटर 1,3 पर है, रेडियस 5 है। Yes, ठीक है ना? yes, sir. दूसरा दूसरा वाला लोग समझ में आ रहा है क्या बन रहा है? सेकंड वाली सर्कल सेकंड वाला सर्कल बन रहा है कैसे? वो Z1 Z माइनस Z1 का स्क्वायर प्लस Z माइनस Z2 का स्क्वायर इक्वल्स टू Z1 माइनस Z2। Z1 - Z2 एक्चुअली में ये जो पॉइंट है Z1 यहाँ पर कितना है 4,4 और यहाँ पर पॉइंट क्या है 4, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालोगे तो दोनों के बीच की डिस्टेंस 10 ही आ रही है। तो ये एक्चुअली में एक सर्कल बनेगा, उस सर्कल की कौन सी फॉर्म है? सर्कल की डायमेट्रिक फॉर्म है। ये दोनों की दोनों जो पॉइंट्स हैं 4,4 और 4,-6 ये दोनों डायमेट्रिकली एंड पॉइंट्स हैं। तो एक बार जरा प्लॉट करो दोनों को, क्या बता रहा है ये? एक तो सर्कल बन गया 1,3 इसका सेंटर हो गया और एक हो गया रेडियस 5, तो इसका मतलब सर्कल कुछ ऐसा बन रहा होगा 1,3 को सेंटर बनाते हुए एक 5 रेडियस का एक सर्कल बना लेते हैं, ऐसा कुछ। ये तो हो गया पहला सर्कल। दूसरा सर्कल क्या बन रहा है?
4,4 और 4,-6 दोनों डायमेट्रिकली एंड पॉइंट है, तो सेंटर क्या बनेगा इसका? 4, फोर कोमा -1. 4,-1 माइनस डिवाइड भी करेंगे ना 2 से, तो डिवाइड करेंगे तो सेंटर कितना आएगा? 4,-1 और उसका रेडियस कितना हो जाएगा? इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 10 है, तो इसका मतलब डायमीटर 10 है, तो रेडियस कितना हो गया? 5. तो 4,-1 कोई पॉइंट होगा यहाँ पे कहीं लाई कर रहा होगा 4,-1, तो 5 रेडियस का एक सर्कल जब ड्रॉ करेंगे तो वो सर्कल इसको कहीं ना कहीं मीट कर रहा होगा, है ना? तो इस सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस आ रही है C1 और C2 दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी आ रही है? 5 के बराबर। तो ये जो वैल्यू मिल रही है ये R1 प्लस R2 से कम है और R1 माइनस R2 से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये दो सर्कल्स बनेंगे, दोनों की दोनों इंटरसेक्टिंग सर्कल्स बनेंगे, ऐसा कुछ बन रहा होगा। रेडियस तो 5 है ना वन, हाँ रेडियस 5 है। C1 C2 तो इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए, है इंटरसेक्ट नहीं करेगा वो। इंटरसेक्ट करने हैं, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना है, यहाँ पे यहाँ पे। बस इन दोनों का डिस्टेंस बता दें. तो हमें फाइंड आउट करना है मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इन द रीजन A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या हो गया? 2 ही points. तो दो ही पॉइंट हो गए, तो दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बताने क्या आ रही है? इक्वालिटी होल्ड कर रही है ना यहाँ पे, इनइक्वालिटी नहीं है। इक्वल टू का मतलब है कि जो पॉइंट इसकी सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहे हैं, तो आप देखोगे कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जो दोनों सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहे हैं। एक ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है। तो A इंटरसेक्शन B की बात करें तो यहाँ पर A इंटरसेक्शन B में से दो ही पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आपसे पूछी गई है, सही है? और सबको बताओ इसको कैसे निकालेंगे, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी आ रही है? सर्कल की कॉमन कोड कैसे निकालते हो? S1 plus lambda S1. हैं? S1 तो plus इक्वेशन निकलेगी S1 माइनस S2 कॉमन कोड की इक्वेशन निकालेंगे, S1 माइनस S2 करेंगे तो ऐसा भी कर सकते हो, कॉर्ड की इक्वेशन निकालो, कॉर्ड की इक्वेशन S1 माइनस S2 से कॉर्ड की इक्वेशन आ जाएगी और उसके बाद इसकी लेंथ कैसे निकलेगी? अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। सेंटर से जब इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो इसको बाइसेक्ट करेगा, तो इसका रेडियस पता है, इसका रेडियस 5 है, Yes, sir. ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस p हम निकाल लेंगे, तो ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर करके, ऑफ हो जाएगा, डबल कर देंगे इसका, है ना? तो टोटल लेंथ निकल आएगी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो आ रही है कितनी आ रही है? हालांकि वैसे तो ये रोम्बस नहीं बनेगा जब इन पॉइंट को ज्वाइन करोगे, क्योंकि सारी साइड्स जो है वो एक्चुअली रोम्बस मतलब 5 के बराबर ही है ना? तो यहाँ से ज्योमेट्री से सोचोगे तो वहां से भी जा सकते हैं, 5 5 5 है, तो ये रोम्बस तो बनेगा ही बनेगा, स्क्वायर बनेगा थोड़ा और आसान हो जाएगा, और नहीं स्क्वायर बन रहा होगा रोम्बस बन रहा होगा तो फिर आपको साइड लाइन निकालनी पड़ेगी। वैसे आंसर 5√3 है, तो स्क्वायर तो नहीं बन रहा है, रोम्बस ही बन रहा है, ठीक है? नहीं तो इक्वेशन निकाल लो S1 माइनस S2 से, है ना? कॉमन कोड की इक्वेशन आ जाएगी, कॉमन कोड आके तो उसके बाद अंडर रूट r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर से कॉमन कोड की लेंथ आ जाएगी, ठीक है ना? क्लियर हो भाई? Yes. तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं दैट इज बेस्ड ऑन द कांसेप्ट ऑफ लोकस ऑफ द पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर z और रोटेशन के ऊपर, ठीक है ना? अभी नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, स्पेशली nth रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है ना? जो कॉन्सेप्ट अभी हमारा रह गया है उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, यदि आपको लगता है लोकस के ऊपर एक दो क्वेश्चन उस पर भी देख लेंगे, ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर आगे स्टार्ट करेंगे अगले चैप्टर के ऊपर, ठीक है?
तो 3D से प्लेन हट गया है। 3D से प्लेन हट गया है एक्चुअली, लास्ट जो था डिलीटेड सिलेबस में था, बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन